नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं विस्तार से। हरियाणा के अंबाला में मुस्लिम समाज ने ईद के मौके पर नमाज अदा करने के बाद पुलिस कर्मियों के साथ ईद मनाई और उन्हें खीर खिलाकर मुबारकबाद दी। मुस्लिम समाज का कहना है कि ये लोग इस महामारी में हमारी सेवा में डटे हैं, यही हमारे रिश्तेदार हैं। आज हमारे देश में पूरे मुल्क के अंदर ईद उल फित्र मनाई जा रही है। ईद उल फित्र का ये मौका रमज़ान का एक महीना रोज़ा रखने के बाद तमाम मुसलमान जितनी दुनिया में बसे हुए हैं सब लोग रोज़ा रखते हैं, फास्ट रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक। उसके एक महीने के बाद उसके इनाम के तौर पे कि बंदों ने अपने मालिक को खुश किया, उसके लिए प्रार्थना की, दुआ की, इबादत की, रात दिन उसके लिए एक अल्लाह को खुश करने के लिए कि तो अल्लाह ने खुश अपने बंदों को खुश करने के लिए उनको इसका बदला देने के लिए ये खुशी का मौका दिया कि आज मीठी ईद के नाम से हम इसको जानते हैं और इस मीठी ईद के नाम से इसको असल ईद उल फित्र कहते हैं। तो वही राजस्थान के मकराना में मुकद्दस रमजान माह के 30 रोजे पूरे होने पर शाम को ईद का चांद दिखाई दिया और ईद उल फितर पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके तहत सभी मस्जिदों में मुख्तसर लोगों ने ही ईद की नमाज सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से अदा की और अधिकांश लोगों ने अपने घरों पर ही ईद की नमाज अदा की। हम मुबारकबाद पेश करते हैं सारे आलम इस्लाम के लोगों को, बिल्कुल पूरे मुल्क भारत के लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने मकराना में हुकूमत के गाइडलाइंस के मुताबिक पाँच आदमियों ने मुख्तसरन तौर पर जो हिदायत दी गई थी उस हिसाब से मस्जिद में नमाज अदा की और पूरे मुल्क के लिए हमने अमन व शांति की, सुकून इत्मीनान की, इस बला से दूर होने की, इस मुल्क को आफियत मिलने की अल्लाह के बारगाह में सारे शहर के लोगों ने दुआएं की हैं। और हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमारी मुल्क, प्यारे मुल्क भारत को इस बला से निजात अता फरमाएगा। हम प्रशासनिक ज़िम्मेदारों के भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, खुसूसन SDM साहब, CI साहब और पूरे थाना और चौकी के इंचार्ज और सारे पुलिस महकमा कर्मी के लोगों की, उन्होंने बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट किया और ढंग से उन्होंने तमाम अहले वतन को ईद उल फितर की खूब खूब मुबारकबाद हो। कोरोना वायरस की वजह से भारत सरकार ने जो लॉकडाउन लागू कर रखा है, मुकम्मल तौर पर भारत की जनता इसका पालन कर रही है। आज मुसलमानों का एक अजीम त्यौहार ईद उल फितर में भी लोगों ने अपने देश के कानून को और इस बीमारी से बचने के जो कानून हैं उसको मुकम्मल तौर पर अमल किया है और पालन किया है। मुसलमानों ने घरों में ही रहकर ईद उल फितर की नमाज की जगह चाश्त की नमाज अदा की है। मसाजिद में, मस्जिदों में जहाँ पर भी ईद की नमाज हुई वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 5 आदमियों ने लॉकडाउन के कानून के मुताबिक, गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक ईद उल फितर की नमाज अदा की है। वहीं उत्तराखंड के बरीनाग क्षेत्र के गांव में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जहां प्रशासन ने युवक के संपर्क में आए 28 लोगों को चैकोड़ी में क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन किया है। SDM BS फोनिया के मुताबिक युवक घर आने के दौरान उसकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। यदि किसी के द्वारा जानकारी छुपाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही होम और संस्थागत क्वारंटीन किए गए लोगों के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं देखते हुए आ रहा हूँ थल में और 4 से चौकड़ी है। कल एक पॉजिटिव केस हमें मिला इस तहसील में और उसके संपर्क में आए हुए और उसके परिवार के लोग लगभग 28 लोग हैं जो उनके संपर्क में आए हैं, उनको हमने इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करा दिया है TRC में। आगे इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया कि सख्ती से इसका पालन किया जाए, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का और अन्य चीजों का। एक तरफा प्यार में पागल हुए एक प्रेमी ने पहले युवती से अभद्रता करने का प्रयास किया और उसके बाद प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। दरअसल मामला ऋषिकेश के मुनि की रेती थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली एक युवती के घर में घुसकर उसके साथ अभद्रता की। जब युवती ने इसका विरोध किया तो युवक ने उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान मामले की सूचना मिलने से मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी युवक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है।
सूचना मिली कि सुबह लगभग 11 बजे के आसपास कोई लड़का चाकू लेकर किसी लड़की पर हमला करने के लिए अपने पड़ोस में चला गया था, तो जिसको वहाँ पे शहर वालों द्वारा पकड़ा गया। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर लड़के और चाकू को हिरासत में लिया गया है और उस लड़के के खिलाफ, जिसका नाम इरशाद है, वो बिहार का रहने वाला, यहाँ पर किराए पर रहता है, पुताई का काम करता है, उसके विरुद्ध थाना हाजा पर 307, 452, 354 के में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभी न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आपको बता दें कि फर्जी मुकदमे लगाए जाने के विरोध में गदरपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस नेता प्रीत ग्रोवर ने बताया कि कर्नाटक में सोनिया गांधी पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, जिनके विरोध में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर वे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरने पर बैठे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के दमनकारी नीतियों का भी विरोध किया है। मामला यह है कि हमारे कांग्रेस नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं, जिसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो कि मानवता के नाते, इंसानियत के नाते कांग्रेस मदद कर रही थी, उन पर झूठा मुकदमा लगा दिया गया। कहीं कहीं अलग अलग राज्यों से सरकार मुकदमे करवा रही है कि लोग, गरीबों की, परेशान लोगों की मदद न कर पाएँ। दूसरा, अनुग्रह नारायण सिंह प्रदेश प्रभारी, उन पर मुकदमा लगा दिया गया। यूपी के अध्यक्ष लल्लू जी, अजय कुमार लल्लू जी, अजय सिंह लल्लू जी पर मुकदमा लगा दिया गया, फर्जी मुकदमा लगा दिया गया। कांग्रेस से लोगों की मदद ही तो करना चाह रही है भाई, विपक्ष में। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम डिक्टेटरशिप चलाओगे और हम लोगों की मदद करें, हम मदद भी नहीं करने दोगे। और वो तो भला हुआ सिख कौम का, सिख भाइयों का, बाबा नानक कौम की, नानक साहब की कौम का, कि इन्होंने बेचारों ने दुनिया भर में, यहाँ से लेकर विदेशों तक में लंगर चलाए, सबील करे, सब कुछ करा। लोगों के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर भाजपा सरकार ने द्वेष भावना के चलते कर्नाटक में फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया है और हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय श्री अनुग्रह नारायण जी के ऊपर इलाहाबाद में एक फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके विरोध में आज हम धरने में बैठे हैं कि दोनों के ऊपर, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर जो भाजपा सरकार ने द्वेष भावना के तहत मुकदमा दर्ज करवाया, उसे तुरंत वापस करें। हम आज सांकेतिक धरने में बैठे हैं। तो वहीं पूरे देश के साथ साथ देहरादून में ईद का चांद दिखने के बाद से मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों ने फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे को ईद की बधाई दी। साथ ही ईद की नमाज भी अपने अपने घरों में अदा की। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता अशोक कुमार ने मौलवी से खास बातचीत की। ईद का चांद दिखने के बाद से सभी मुस्लिम भाइयों में काफ़ी उत्साह है। तो वहीं कल राजधानी देहरादून में भी ईद का चांद दिखने के बाद से सभी मुस्लिम भाइयों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। लेकिन अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण का ग्राफ पूरे विश्व भर में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में जिलाधिकारी ने ये आदेश भी जारी कर दिया है कि सभी मुस्लिम भाई अपने घरों में रहकर ईद की नमाज अदा करें। इसी पर बात करने के लिए मौलवी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया की तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस बार ईद है आज, और ऐसे में आज हर व्यक्ति, हर मुस्लिम भाई अपने घरों में रहकर ईद की नमाज अदा करेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार? इसमें देखा देश में जैसे जिस तरीके से माहौल चल रहा है, इसी माहौल के मद्देनजर रखते हुए आप अपने घर में जिस तरीके से नमाज अदा कर रहे थे और मस्जिद के अंदर वही 2-3 साथी अपनी नमाज अदा कर रहे थे, इसी तरीके से ईद की नमाज भी अपने घर के अंदर ही अदा की है। और मस्जिद के अंदर भी वही 3-4 साथी ने नमाज अदा की है। जिस तरीके से पूरे शहर के अंदर महामारी फैली हुई है, इसी महामारी को देखते हुए, ऐसे माहौल को देखते हुए, इसको बचने के लिए, इससे बचने के लिए, और अल्लाह इसको जो है इस निजात से में आप दिला दें और इससे में बचा दे, इसी के लिए जब अपने घर में रह करके और अपनी जिस तरीके से सरकार का कानून का पालन करते हुए नमाज अदा की। काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है ये आपका ईद का। इस दौरान आप सभी भाई लोग शॉपिंग भी करते हैं, बाजारों में जाते हैं। इस तरह का कोई माहौल इस बार देखने को नहीं मिला, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं सर, देखो ऐसा है, अपन मैंने एक माहौल है अपनी ईद का, खुशी का माहौल है। पूरा रमज़ान हमारे इसी तरीके से निकल चुका है और ईद भी हमारे अपने घरों के अंदर ही निकल चुकी है। तो बाज़ार में जाने से, और जब मस्जिद में हम नहीं जा सकते तो बाज़ार में जाके क्या करेंगे?
तो वहीं कोविड टैक्स हटाए जाने और शराब की बिक्री के राजस्व को लेकर शराब व्यापारियों में राज्य सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। शराब व्यापारियों का कहना है कि सरकार शराब व्यापारियों की अनदेखी कर रही है, जिसके बारे में आबकारी आयुक्त के सामने भी अब मांग को लेकर व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा है। अब बावजूद इसके सरकार ने इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। लॉकडाउन के चलते शराब व्यापारियों को पहले से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है और जिस कारण उनमें काफ़ी रोष है और इस कारण वो सरकार के खिलाफ विद्रोह एक तरह से नारे भी बोल भी रहे हैं कि सरकार को उनकी मांगे सुननी चाहिए और लगातार बता रहे हैं कि कितना नुकसान उनको पिछले आए 10 दिनों में हुआ है, पिछले 2 महीने में हुआ है। इसमें बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है शराब व्यापारी रमेश जोशी हैं, जिनसे हम बात करेंगे इस बारे में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये आप एक तरह से जो गुस्सा है शराब व्यापारियों का सरकार के खिलाफ, क्या मांगे हैं आपकी, क्या सरकार को बताना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, जो सरकार ने हमें 10 दिन के पैसे माफ़ करने को कहा था, जब हम लोग 12-12 दिन बाद दुकानें जो हमारी उठी हैं, उन 12 दिनों का क्या हुआ? 10 दिन के एवज में हमें 10 दिन के पैसे क्यों दे रहे हैं? भाई सारी आबकारी जानती है। पिछले जॉइंट देखिए, डीओ से जॉइंट कमिश्नर बने हैं, उन्होंने जिले चलाए हैं, उनकी जानकारी में है कि लास्ट के 10 दिनों में लगभग 2-2, ढाई महीने की सेल होती है। ठेकेदार अपना पूरा पिछला माल सारा काट देता है, सेल लगा के, डिस्काउंट करके, कैसे भी करके। तो उन्होंने 10 दिन क्यों दिए? हमें 10 दिन के बदले या तो हमें जितना भी स्टॉक जो हमारा अवशेष उठाना है उसके पूरे पैसे वापस करते या हमें 10 दिन देते। दूसरी चीज, जॉइंट ने या जो है कमिश्नर साहब ने स्पष्ट नीति में लिखा हुआ है कि जो दुकानें नहीं उठी हैं उनको 2 खंडों में तोड़कर दुकानें उठाई जाएंगी। तो उन्होंने अभी तक इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? जो दुकानें नहीं उठी उनको 2 खंड में तोड़कर क्यों नहीं उठाया? क्या राजस्व का नुकसान नहीं है? क्या ऐसे जॉइंट के खिलाफ या कमिश्नर साहब जो भी ये काम कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ जांच नहीं बैठानी चाहिए कमिश्नर साहब को, जो इन्होंने अभी तक दुकानें नहीं उठाई? क्या इनकी मंशा राजस्व का नुकसान करके अपने कुछ चुनिंदे ठेकेदारों को लाभ देने की मंशा है कि जिनकी दुकानों के अगल बगल की दुकानें न उठें उनका माल बिक जाए? तो ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं? जॉइंट का ध्यान क्यों नहीं है इन शराब ठेकेदारों के जो पिछले पैसे बकाया पैसे हैं उनको देने के लिए? क्यों नहीं उनका ध्यान है सरकार के राजस्व को पूरा करने के लिए? जो दुकानें नहीं उठी उन्हें क्यों नहीं उठा रहे हैं? या फिर उन्होंने उसको नीति में क्यों लिखा? 2 खंडों में तोड़कर दुकानें क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो ये पूरा गलत हो रहा है। और जिन दुकानों की आज सेल खत्म हो चुकी है कोरोना के बाद में, पूरा उत्तराखंड पर्यटन पर डिपेंड है, पूरा उत्तराखंड में जब पर्यटन नहीं है, गाड़ियां नहीं आ जा रही हैं, तो ये शराब कहाँ बिकेगी? तो इनको जो हमारे पास भले ही अपने आबकारी को लोग बैठा दें, रोज अपना जो स्टॉक है उसको चेक कर लें और जो माल बिकता है उस पर सरकार टैक्स लगाए, वरना शराब व्यापारी क्या करेंगे? तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस जो आपकी सारी मांगे हैं इसके लिए आप पहले भी सरकार के पास गए, से कुछ मांगे रखी, उनको बताया आपने अपनी तरफ से कुछ इस तरह से कुछ वहाँ सरकार की तरफ से क्या कुछ आपको जानने को मिला? कुछ जो आपने बातें उनके सामने रखी कि इतना नुकसान जो आपको झेलने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें आपकी मदद करना चाह रही है, लेकिन जो नुकसान आप झेल चुके हैं अभी तक उसको कहीं ना कहीं जो आपकी भरपाई होगी वो काफ़ी समय लग जाएगा आपको करने में, लेकिन इस समय सरकार का क्या रवैया आपके लिए? सरकार का कोई रवैया नहीं है। सरकार को जो ये हमारे जॉइंट या जॉइंट से जुड़े हुए ठेकेदार जो जॉइंट को बता रहे हैं उसके तर्क पे जो है सरकार नीति बना रही है, वरना 10 दिन का क्या मतलब होता है? लोगों ने, आबकारी ने जो उनके अपनी जान पहचान के ठेकेदार थे उनका फरवरी और जो है मार्च का माल तो उन्होंने शटर के पीछे वाले दरवाजों से कटवा दिया और किसी को आवाज़ नहीं आने दी। पुलिस ने जितना माल पकड़ा, आबकारी ने कितना माल पकड़ा? तो आबकारी ने क्या करा? इस लॉकडाउन के दौरान अपने ठेकेदारों को फायदा दिला दिया और हमारे जैसे ठेकेदारों का नुकसान हो रहा है। तो सरकार कुछ नहीं कर रही। हमें 10 दिन के पैसे नहीं, हमें पूरा जो अवशेष स्टॉक उठान बाकी हमें इसके पैसे वापस करे सरकार। तो अभी अगर जो आपकी मांगे हैं, जो आपके मुद्दे हैं, वो अपने सरकार के सामने रखे हैं और अगर सरकार की तरफ से आपको ऐसा कुछ आश्वासन नहीं मिलता है, ऐसा कुछ आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तो आगे आपके क्या कदम होंगे इसके आगे? देखिए, उद्योगपति क्या कर सकता है? उद्योगपति ने तो अपना पैसा सरकार को एडवांस दे दिया है। उद्योगपति हमेशा के लिए टूट जाएंगे। वैसे इस सरकार में उद्योगपति जो है उद्योग नहीं लगा रहा है, पुराने उद्योगपति यहाँ से जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम जैसे लोगों को, जो यहाँ के स्थायी उद्योगपति, उनको कैसे रोकेगी सरकार? जब हमारा पैसा नहीं देगी हम बिजनेस कहाँ से करेंगे? ये तो रोटेशन है ना। सरकार को हमारे पैसे वापस देने चाहिए और हम लोगों को हौसला देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तभी तो उद्योगपति सरकार पर विश्वास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ शराब व्यापारी रमेश जोशी, जिन्होंने बताया है कि जितना नुकसान 10 दिन में इनको हुआ है वो सरकार ज़रूर वापस करने को तैयार है, लेकिन जो पिछले इतने टाइम से जो नुकसान लगातार झेलने को मिल रहा है, सरकार उसमें भी उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी मांगें सुननी चाहिए, वरना जो उद्योगों को अगर सरकार इस तरह से बढ़ावा नहीं देगी तो कहीं ना कहीं उद्योगपति भी पिसता हुआ नजर आता है। तो इसके साथ साथ सरकार को इस तरह जरूर ध्यान देना चाहिए और उनकी मांगें सुननी चाहिए। अपने कैमरामैन रिंकू के साथ मैं नितिन सिंह, न्यूज़ इंडिया, देहरादून।
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण कर जिले के सभी अधिकारियों के साथ काठगोदाम सर्किट हाउस में बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, सांसद अजय भट्ट सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुख्यमंत्री को खाद्यान्न आपूर्ति, जिले में आने वाले प्रवासी और आपदा से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के सिलसिलेवार जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना काल में हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करे। साथ ही उन्होंने बेहतर काम करने वाले अधिकारियों की सराहना भी की। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हल्द्वानी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक ली। इसी के साथ क्या कुछ कोरोना की स्थिति है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। इसी के साथ जिलाधिकारी सविन बंसल के साथ भी उन्होंने कोरोना को लेकर चर्चा की गई और जो अधिकारी इस संकट की घड़ी में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनकी सराहना भी की और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी सभी अधिकारियों को इसी तरह से डटकर काम करना है। तो ये तस्वीरें बैठक की आप देख रहे हैं, जहां तमाम अधिकारियों के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक में मौजूद हैं और तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है। तो मंत्री यशपाल आर्य भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेशवासियों की व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं। इसी के चलते श्रमिकों, प्रवासियों की परेशानियों और व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन में आवश्यकता अनुसार छूट दी गई है, लेकिन साथ ही सरकार इस आवागमन से बढ़ते हुए कोरोना पॉजिटिव केसेज के बारे में पूर्णतः से सजग है। सरकार आने वाले समय में नियमित हवाई और रेल आवागमन के और खुलने से होने वाले संभावित संक्रमण के बारे में भी सतर्क है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बैठक अधिकारियों के साथ की, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। कोरोना की स्थिति को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की। इसी के साथ उनका कहना है कि जिस तरीके से धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट यहां पर लोगों को दी जा रही है, आम जनता को दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसे लेकर सतर्क है और आने वाले समय में हवाई सेवा और रेल सेवा भी शुरू हो रही है। तो कहीं ना कहीं से ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ सकती है और इसे लेकर सरकार लगातार कदम उठा रही है और लगातार मॉनिटरिंग इस पर की जा रही है। तो वहीं जयपुर के रेरवाल कस्बे में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इसे लेकर तहसील कार्यालय में रविवार को उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में रेरवाल कस्बे को 28 मई तक पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान
प्रशासन के द्वारा घर घर जाकर खाद्य सामग्री वितरण भी की जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर न निकले। यदि कोई व्यक्ति लॉकडाउन की पालना का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कोई असुविधा नहीं हो और साथ के साथ हर आदमी की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। इन सब चीज़ों को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। व्यापार मंडल के जो प्रतिनिधि आए थे उनसे भी ज़्यादा बातचीत कर ली गई है। अभी जो रेनवार कस्बे के अंदर पूरे कस्बे को सैनिटाइज करवाया जाएगा। जो जिस वार्ड के अंदर पॉजिटिव केस है उसके अंदर दिन में 3 बार 1% एंड 2% सोडियम क्लोराइड से लगातार सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। उस वार्ड के अलावा भी पूरे रेनवार कस्बे के अंदर सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। इसी के साथ डोर टू डोर डिलीवरी, राशन सप्लाई की व्यवस्था, पूरे 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर आने वाले प्रत्येक घर की स्क्रीनिंग, सर्वे, ये समस्त कार्य आज से प्रारंभ कर दिए। कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव का असर अब गांव में भी दिखाई देने लगा है। निजी क्षेत्र में नौकरियां चली जाने के कारण पढ़े लिखे युवाओं के सामने अब रोजगार के संकट उभरने लगे हैं। अब उनसे वो काम करवाए जा रहे हैं जिनकी उम्मीद उन्हें कभी नहीं थी। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक अब कड़ी धूप में मनरेगा में काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे इन पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों के लिए मनरेगा ने थोड़ी राहत जरूर दी है। कोरोना संकट काल में इन लोगों की नौकरियां चले जाने के कारण पारिवारिक आर्थिक संकट ने परेशान करना शुरू कर दिया था। ऐसे में अब उनके सामने मनरेगा में काम करने के अलावा और कोई भी दूसरा विकल्प नहीं रह गया था। जयपुर कमिश्नरेट के वेस्ट जिले में एक वृद्ध महिला की बदमाशों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। जहां बदमाशों ने पहले महिला की गला रेतकर हत्या कर दी और उसके बाद महिला के गहने निकालने के लिए उसके हाथ और पैर काट दिए। तो वही घटना की सूचना मिलने पर बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आला अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद डीसीपी वेस्ट भी मौके पर पहुंचे और साथ ही पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।